प्याज का उत्पादन डिपेंड किस पे करता है? प्याज के कंद के ऊपर। जितना मोटा आपके प्याज का कंद होगा उतना ही आपका आगे चलकर उत्पादन ज़्यादा निकलेगा, उतने आगे चलकर मंडियों के अंदर रेट ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्याज की फसल जैसी हमारी 2 महीने से पार हो जाती है तो 60 दिन से लेकर 100 दिन के बीच का जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर हमें वो कौन कौन से उर्वरक मतलब खाद फर्टिलाइजर देने चाहिए जिनसे प्याज के कंद के साइज को मोटा किया जा सके। और इसी टाइम के ऊपर आगे आने वाले जो बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर लगने वाली थ्रिप्स जनित बीमारी, तो थ्रिप्स को किस तरह से कंट्रोल करें, साथ ही इसके अंदर आने वाली ब्लाइट है, पर्पल ब्लोच है या फिर झुलसा है, उससे अपनी फसल को किस तरह से बचाएं ताकि हमारी फसल है वो आखिरी टाइम तक भी बिल्कुल एकदम लस ग्रीन हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम वो सभी जानकारियां आप लोगों को देंगे जिसकी मदद से आपका एक तरफ तो उत्पादन अच्छा निकले, दूसरी तरफ आपको इनका मंडी भाव बढ़िया मिल सके। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए भैया। चलिए भैया, सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि प्याज का जो कंद है ना वो मोटा आखिर होता कैसे है, वो कम मोटा रहता है तो वो किस कारण रहता है। तो भैया इसके अंदर 3-4 फैक्टर काम करते हैं। एक तो जब आपने बेसल डोज के अंदर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है, सल्फर है, इस तरह के खाद अगर आपने एक संतुलित मात्रा में उस बेसल डोज में मिला के डाले होंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आती जब आपने प्याज की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की दूरी कितनी रखी थी। यहाँ पर बहुत से किसान गलतियां कर जाते हैं। अब बहुत सी जगह पर तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि भैया जितने ज़्यादा आपके पर एकड़ के अंदर प्लांट की संख्या होगी उतना ही आपका उत्पादन आगे चलकर ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और निहायत ही गलत है। एक सही पैमाना जो प्याज का होता है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का जो गैप होता है ना वो 6 इंच होता है। तीसरे प्याज फसल के कंद को मोटा करने के अंदर जो फैक्टर काम करता है वो बीज का करता है। अगर आपने एक अच्छा बीज लेके, एक बढ़िया क्वालिटी का बीज लेके आपने अपने खेत के अंदर लगाया है तो आगे चलकर उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूँ भैया, ये भी बहुत जरूरी, जब आपने बीज अपने खेत के अंदर डाला था, नर्सरी तैयार की थी, अगर आपने वो नर्सरी सही टाइम के ऊपर तैयार करके और वो एकदम स्वस्थ तरीके से अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट की है तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है ना वो आगे तक भी, बहुत लंबे टाइम तक भी वो एकदम स्वस्थ होगी और बहुत तेजी से वो अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी। बहुत सी किसान यहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं कि उनकी नर्सरी है ना वो ओवरेज हो जाती है। अब ओवरेज होने के बाद जब वो अपनी फसल को अपने दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट के लिए लेके आते हैं तो एक तरफ तो जहाँ उसके अंदर बोल्टिंग वाली प्रॉब्लम देखी जाती है, जो ऊपर जो फूल आ जाते हैं ना टाइम से पहले ही, और अगर आपके खेत के अंदर आपकी फसल के अंदर पौधे में बोल्टिंग वाली समस्या आ चुकी, उसके अंदर फूल आ चुका है टाइम से पहले, मैच्योर होने से पहले, तो भैया उसका कंद है ना वो मोटा नहीं हो सकता, वो जैसा है वहीं पर रहेगा, थोड़ा बहुत फूलेगा। तीसरा फैक्टर काम करता है जब आप इसके अंदर पहली डोज दे रहे हो ना 30 से 35 दिन की अवस्था के अंदर, जब आपने अपने खेत से खरपतवार निकलवाए या इसके अंदर जब आपने गुड़ाई की है तो उस टाइम के ऊपर आपने बूस्टर डोज डाली थी कि नहीं डाली थी। अभी बूस्टर डोज क्या है तो उसके अंदर भैया आपको मैं बार बार, पहले भी हमारे बहुत सी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार अपलोड होते रहते हैं खरीफ सीजन वाले, तो उसके अंदर मैं बार बार बताता हूं कि जब आप 30 दिन 35 दिन की अवस्था के ऊपर पहली डोज डाल रहे हो तो उसके अंदर आपको पर एकड़ 35 किलो अमोनियम सल्फेट लेना है। यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट के जो रिजल्ट है ना वो प्याज फसल के अंदर बहुत चमत्कारिक है, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो मिलता है नाइट्रोजन और दूसरी तरफ इसके अंदर मिल जाता है सल्फर। अब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों फसल की प्राइमरी अवस्था के अंदर, विशेषकर प्याज फसल के अंदर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने में, उसके अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान देती है। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व जो सूक्ष्म होते हैं जिनकी बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी अगर कमी आपके फसल के अंदर आ गई तो इनके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे चलकर उत्पादन जो आपका घटता है ना वो इन्हीं की वजह से घटता है। अगर आपकी फसल अभी तक बढ़िया नहीं, आपने ये गलतियां की है तो उनको सुधार लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। तो भैया बात करते हैं अब हम 60 दिन के ऊपर जब हमें दूसरी डोज देनी इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इस टाइम तक हमारी फसल है ना वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो आगे चलकर कंप्लीट कर रही होती है। इस टाइम के ऊपर जो इसका स्टैम्प है ना उसके अंदर एनर्जी है ना वो स्टोर हो रही होती है। तो अब ये जो टाइम है ना
वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी फसल को एनर्जी स्टोर करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे दिन के अंदर भोजन बनवाना इन पत्तियों से, और इन पत्तियों को एकदम हरा भरा भी रखना है। तो अभी हमें 2-3 तरह के हमारे ऊपर दबाव है, तो बात कर लेते हैं। अब इस अवस्था के अंदर जो दूसरी डोज देनी है, फर्टिलाइजर देना है। अब हमें दोबारा से भाई डीएपी लेना है। डीएपी लेना है आपको कितना, कम से कम 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस टाइम के ऊपर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। देखिए भाई, बहुत से किसानों के ना एक शिकायत होती है कि भाई आप अपने नंबर नहीं देते हो, हमारी फसल है ना उसके अंदर बीमारियां आ जाती है। तो उस टाइम के ऊपर हम जब खाद बीज दुकान के ऊपर जाते हैं तो बिना मतलब के बहुत से प्रोडक्ट हमें थमा दिए जाते हैं। वो टॉनिक के नाम पर भी हो सकते हैं और किसी भी तरह से वो खाद भी हो सकते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड भी हो सकते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। हम आपसे सीधा किस तरह से कांटेक्ट करें जिससे हमारी फसल का उत्पादन भी अच्छा हो और इसके अंदर लगने वाला जो खर्च है ना वो भाई बहुत कम हो जाए। तो भैया उसके लिए ना हमने अपना एक नंबर रिलीज किया है। खरीफ सीजन के अंदर हमने प्याज फसल के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया था। उसके अंदर हजारों किसानों ने हमसे जुड़ के सीधे 2 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख रुपए तक के उन लोगों ने कमाए हैं और बहुत तगड़े पैसे कमाए हैं, वो भी बिल्कुल बहुत कम खर्च के बावजूद। इसके अंदर आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं ना, इनके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। उसमें आपको हाय हेलो लिखना है। आपके पास पूरा हमारा एक परफॉर्मा आ जाएगा, शेयर हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। बिल्कुल अमाउंट कितना है, दिन का एक बीड़ी मंडल का जो खर्च होता है ना उससे भी कम खर्च आपको पे करना होगा। हमारी पूरी प्याज फसल के ऊपर एक एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है जिसको मैं खुद स्वयं लीड करता हूं, और जितने भी किसान भाई हैं ना जिनको आवश्यकताएं होती है या फिर हमारी इस पेड सर्विस को जो किसान भाई ज्वाइन करते हैं ना, उनसे डायरेक्ट मैं खुद स्वयं इंद्रपाल बात करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी टाइम के ऊपर 24/7 दिन हो, चाहे रात हो, शाम हो, चाहे सुबह हो, आपकी फसल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप बेहिचक कभी भी फ़ोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, अपनी फसल के फ़ोटो शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो। आप बिंदास, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पूरी फसल का जो भार है वो हम पे छोड़ सकते हो। दूसरा, हमें इस टाइम के ऊपर लेना भैया कंद मोटा करने में, और आगे चलकर बीमारियों से अपनी फसल है वो डटकर मुकाबला कर सके, या फिर आगे चलकर बढ़ते हुए टेम्परेचर में भी हमारी फसल स्ट्रेस से लड़ सके। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें अपनी फसल के अंदर अब दूसरी डोज के अंदर लेना है दोबारा से पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इन दोनों खादों को मिला के अपने खेत के अंदर आपको डाल देना है, ऊपर से सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप अपने खेत के अंदर जा सको, आपको लगभग 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। वो ऊपर से, अगर आपके खेत के अंदर नमी होगी ना तो उसी से वो अच्छे से काम कर जाएगी, वो पौधे उनको अच्छे से ग्रहण कर लेंगे। अगर हम इस डीएपी के अंदर मिला के कैल्शियम नाइट्रेट को डालेंगे तो दोनों खादों की कंपेटेबिलिटी नहीं है, दोनों खाद आपस में लड़ जाएंगे, आपस में वो रिएक्शन कर जाएंगे। तो हम ये दोनों अलग अलग करना है। डीएपी और पोटास को हमें सिंचाई से पहले देना है और कैल्शियम नाइट्रेट को हमें सिंचाई के बाद देना है। अब ये खाद देने के बाद फिर हमने अपने खेत के अंदर स्प्रे करनी है। अब स्प्रे के अंदर देखो भैया, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की भी स्प्रे होगी। इसके अंदर दूसरा भैया टॉनिक के रूप में कुछ एनपीकेज होते हैं ना, जैसे कि एनपीके 05234, उसके साथ आप ले लीजिए बोरोन लगभग 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और एनपीके 05234 है वो लगभग 6 ग्राम पर 1 लीटर पानी के अंदर लेना है। इन दोनों को मिलाकर अपने खेत के अंदर आपको ऊपर से स्प्रे कर देना है। नीचे से जो हमने फॉस्फोरस दिया, पोटास दिया, वो भी काम करेगा। फोलियर स्प्रे के माध्यम से जो ये वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो ऊपर से जब हमारी फसल ग्रहण करेगी तो देखना भाई 3-4 दिन के बाद ही ना आपकी फसल एकदम घी की तरह दिखाई देगी, एकदम लस ग्रीन हो जाएगी, चाहे कितनी पीली हो। बात आती है इनके अंदर ऊपर से हमें जो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और फफूंदनाशक है ना, वो कौन सा इस टाइम के ऊपर डालना है। तो भैया देखिए, इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी जो चुनौती होती है ना, वो होती है थ्रिप्स की। जैसे ही मौसम खराब होगा, ऊपर बादल बनेंगे या फिर दिन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, वैसे आप देख लेना आपकी जो प्याज फसल है ना, उसके गोब के अंदर यहाँ जो बिल्कुल एकदम कच्ची जो नई फालर निकल रही होती है ना, कच्ची नई पत्तियां निकल रही होती है ना, उस गोब के अंदर बहुत तेजी से और बहुत बड़ी संख्या के अंदर थ्रिप्स है ना, वो लग जाएगी। और अगर आपने टाइम रहते हुए इस थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं किया तो देखते ही देखते आपकी जो हरी भरी फसल है ना, वो झुलसे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो थ्रिप्स है ना वो इसके क्लोरोफिल को चट कर जाएगी। और शुरुआत के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब
आपकी ये फसल की पत्तियां ऊपर से सफ़ेद पड़नी चालू होगी, और उसी टाइम के ऊपर अगर रात के टाइम में ओस आ जाती है या बरसातें हो जाती है तो वो फंगस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और पूरी फसल के अंदर झुलस आ जाएगा, फिर इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस टाइम के ऊपर आपको, चूंकि हमारी फसल अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अपनी सेकेंडरी अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है, तो थोड़ा टेक्निकल है ना, उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइम के ऊपर आप बिल्कुल भी लोभ मत कीजिए। अभी आपको या तो डेलीगेट लेना होगा या ट्रेसर लेना होगा, या फिर मैंने अपनी इस प्याज फसल के अंदर दूसरी स्प्रे की थी अभी भैया सिमोडिस की। सिमोडिस जो सिंजेंटा कंपनी का आते हैं ना, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। या आप बीएसएफ कंपनी के एक्सपोनस आती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे खेत के अंदर थ्रिप्स आ चुकी है, तो एक्सपोनस आप यूज़ कर सकते हो। और इनके साथ आप अल्फा मैथ्रिन आते हैं स्टॉप के नाम से, वो यूज़ कर लीजिए। साथ ही इसके अंदर बात आती है फिर फफूंदनाशक फंजीसाइड कौन सा अपन को यूज करना है, तो भैया इसके अंदर आप या तो फोलियो गोल्ड जो सिंजेंटा का आता है ना, वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप फोलिक्योर आता है जो बायर कंपनी का, उसके अंदर टेबुकोनाजोल होता है 25%, वो भी आप ले सकते हो। या फिर आप बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है ना, वो भी आप ले सकते हो, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस टाइम के ऊपर। और इस सोलोमन के साथ आप एमामेक्टिन बेंजोएट है ना 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से वो भी ले सकते हो, और 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर आप टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लोक्सट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है नेटिव, वो भी ले सकते हो। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन आप मिला के स्प्रे करते हो तो भी बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सुबह स्प्रे करोगे, शाम को इसके रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा फिर जैसे ही हमारी फसल लगभग 80 और 90 दिन के बीच में हो जाती है ना, उस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है भैया, जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई के अंदर आपको 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 05234 है ना, वो नीचे से आपको फ्लड कर देना है सिंचाई के साथ, नीचे से ही। जो आप ये NPK 05234 नीचे से आप फ्लड करोगे ना, इसके रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा चौंकाने वाले दिखाई देंगे। और साथ ही आपको उस टाइम के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है ना, वो भी वही स्टैंडर्ड वाले चलाने होंगे, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी। तो भैया आप ये काम अभी कर लो 60 दिन से लेकर 90-100 दिन के बीच में, फिर देखिए आपके फसल का उत्पादन किस तरह से बढ़ता है, कितना मोटा उसका साइज होता है, किस तरह से आपका उत्पादन है वो 200, 250, 300 क्विंटल तक निकलता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।